गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल लर्न साइंस विथ मैथ में। मैं रचना पांडे आप सबका स्वागत करती हूं अपने चैनल में। मेरे सभी व्यूवर्स जो भी हैं सबको मेरा सादर प्रणाम। बच्चों को स्नेह। आज मैं पुनः आपके सामने उपस्थित हूं क्लास 8 की साइंस के लेसन 3 के सभी प्रश्नों के उत्तर लेकर। सभी प्रश्नों को मैं यहाँ आपको समझाऊंगी और उसको लिखित रूप में भी यहाँ आपको मिल जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करें जिससे मेरा उत्साह बना रहे और मैं डेली ऐसे वीडियो बनाकर डालती रहूं और बच्चों की विधिवत पढ़ाई होती रहे। आइए चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। हमारा पहला नंबर प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1, स्पष्ट कीजिए कि कुछ रेशों को कृत्रिम क्यों कहा जाता है। तो हम जानते हैं कि रेशे पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा है कि रेशे 2 प्रकार से होते हैं, एक मानव निर्मित और दूसरा प्राकृतिक रेशे। तो प्राकृतिक रेशे यानी जो प्रकृति के द्वारा प्रदान किए गए हों वो रेशे प्राकृतिक रेशे कहलाते हैं, और कुछ रेशों को मानव स्वयं निर्मित करता है तो वो रेशे सिंथेटिक रेशे या कृत्रिम रेशे कहे जाते हैं। तो यहाँ प्रश्न आपका कर रहा है कि स्पष्ट कीजिए कि कुछ रेशों को कृत्रिम क्यों कहा जाता है। तो क्योंकि कुछ रेशों को सिंथेटिक फाइबर या कृत्रिम रेशा कहा जाता है क्योंकि वो मनुष्य के द्वारा रसायनों का उपयोग करके बनाए जाते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कृत्रिम रेशे या सिंथेटिक फाइबर है। प्रश्न नंबर 2, सही उत्तर पर निशान लगाइए। तो रेयान जो है कृत्रिम रेशों से भिन्न है। क्यों? जो रेयान है यह जो मानव निर्मित रेशे होते हैं उनसे अलग होता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसके 3 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें जो सही हो उसको हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन है इसका रूप रेशम जैसा होता है, दूसरा यह लकड़ी के गुदे से प्राप्त किया जाता है और तीसरा है रेशों को ही प्राकृतिक रेशों की तरह बुना जा सकता है। इसके रेशों को भी प्राकृतिक रेशों की तरह बुना जा सकता है। तो इसका सही उत्तर है यह लकड़ी के गुदे से प्राप्त होता है, इस वजह से यह कृत्रिम रेशों से अलग होता है। प्रश्न नंबर 3 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों से कीजिए। यानी यहाँ कुछ हमें रिक्त स्थान दिए गए हैं, उनको हमें उचित शब्द के द्वारा भरना है या पूरा करना है। तो पहला नंबर है, सिंथेटिक फाइबर को क्या फाइबर कहा जा सकता है। तो हम सिंथेटिक फाइबर को और क्या कह सकते हैं या किस नाम से और दूसरे नाम से उसको जानते हैं। तो सिंथेटिक फाइबर को हम मानव निर्मित रेशा भी कहते हैं या कृत्रिम फाइबर भी कहा जाता है। फिर दूसरा प्रश्न है, सिंथेटिक फाइबर कहाँ नामक कच्चे माल से संश्लेषित होते हैं। तो सिंथेटिक फाइबर जो है ये कहाँ से हमें किस कच्चे माल से हमें यह प्राप्त होते हैं। तो इसका उत्तर है, तो सिंथेटिक जो हमें फाइबर है यह हमें पेट्रोकेमिकल से प्राप्त होते हैं। फिर प्रश्न नंबर 3, सिंथेटिक फाइबर की तरह प्लास्टिक भी एक है, क्या है? तो यह भी एक बहुलक है, यानी कई सारे जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं कृत्रिम फाइबर बहुत सारे मिलके एक बहुलक का निर्माण करते हैं। तो यह क्या है? सिंथेटिक फाइबर की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है। प्रश्न नंबर 4, ऐसे उदाहरण दीजिए जो हमें यह बताते हैं कि नायलॉन के रेशे बहुत मजबूत होते हैं। हमें कुछ ऐसे उदाहरण बताना है जिससे यह स्पष्ट हो कि नायलॉन का जो रेशा होता है वह बहुत मजबूत होता है। तो इसका उत्तर यह है कि इसका प्रयोग हम चट्टान या पहाड़ों पे चढ़ने के लिए, पैराशूट और रस्सी बनाने के लिए किया जाता है। और दूसरा इसकी मजबूती का उदाहरण है कि हम इसका उपयोग सीट बेल्ट, मछली पकड़ने के लिए जाल, टायर कार्ड, खेल रैकेट और संगीत वाद्य यंत्र के लिए इसका स्ट्रिंग बनाने में किया जाता है। इस तरह से इससे हम कह सकते हैं कि नायलॉन का रेशा बहुत मजबूत होता है। प्रश्न नंबर 5, स्पष्ट कीजिए कि प्लास्टिक के बर्तनों को भोजन के भंडारण के लिए क्यों पसंद किया जाता है। यानी हमें यह बताना है कि जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनके संचयन के लिए यानी उनको रखने के लिए प्लास्टिक के बर्तनों का उपयोग
क्यों किया जाता है, इसके क्या लाभ हैं, 3 प्रमुख लाभ हमें बताना है। तो प्लास्टिक के जो बर्तन होते हैं या पात्र होते हैं, भोजन का उसमें भंडारण इसलिए किया जाता है क्योंकि प्लास्टिक उसमें संग्रहित भोजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। दूसरा, प्लास्टिक हल्के और मजबूत होते हैं। और तीसरा, इन्हें संभालना आसान और सुरक्षित होता है, इसलिए प्लास्टिक के बर्तनों का उपयोग भोजन के भंडारण के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 6, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो प्रश्न नंबर 6 में पूछ रहा है कि थर्मोप्लास्टिक क्या है और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है, इसमें हमें अंतर बताना है। प्रश्न नंबर 6 है कि थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो प्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में अंतर ये है, पहला नंबर कि प्लास्टिक जो है ये गर्म करने पर नरम हो जाते हैं और इन्हें आसानी से मोड़ा जा सकता है। और जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, इन प्लास्टिकों को एक बार डालने पर दोबारा नरम नहीं किया जा सकता है। ठीक, अब दूसरा अंतर यह है कि ये प्लास्टिक जो है ये अपनी प्लास्टिसिटी नहीं खोते हैं और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होते हैं ये अपनी प्लास्टिसिटी खो देते हैं। अब थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण जैसे पॉलीथीन, पीवीसी आदि इसके उदाहरण हैं। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के उदाहरण में बेकालाइट और मेलामाइन हैं। प्रश्न नंबर 7, बताइए कि निम्नलिखित थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से क्यों बने होते हैं। ये चाय बनाने की जो डेगची है या उसी को हम सास पैन हैंडल बोलते हैं, और दूसरा इलेक्ट्रिक प्लग, स्विच बोर्ड या प्लग बोर्ड, ये सब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बने होते हैं। तो आखिर इन्हीं से क्यों बनाया जाता है, तो क्योंकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है वह क्या है, ऊष्मारोधी या विद्युत का कुचालक होता है, तो इसलिए यह ऊष्मा का बुरा संवाहक होता है। तो इसलिए खाना बनाने के दौरान यह क्या होता है, गर्म नहीं होता है। इसलिए इसका उपयोग हम सॉस पैन के हैंडल बनाने के लिए या चाय की जो डेगची होती है उसका हत्था बनाने के लिए करते हैं। और दूसरा, चूँकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बिजली के खराब कंडक्टर हैं, यानी ऊर्जा के अच्छे चालक नहीं है, इसलिए इनमें से होके विद्युत प्रवाह नहीं होता है। तो इसलिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के स्विच बोर्ड और बटन आदि, प्लग, ये सब बनाए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित उत्पादों की सामग्रियों को पुनर्नवीनीकरण किया जा सकता है और किनका पुनर्नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है, इन्हें हमें अलग अलग छांट कर लिखना है। यहाँ पे कुछ सामग्रियों के नाम दिए गए हैं और उन्हें हम जिनका पुनः चक्रण यानी पुनः से उनको नए रूप में ढाला जा सकता है या नहीं ढाला जा सकता, इसका हमें अलग करके लिखना है। तो पहला नंबर, टेलीफोन उपकरण, प्लास्टिक के खिलौने, कुकर के हैंडल, कैरी बैग, बॉल पॉइंट पेन, प्लास्टिक के कटोरे, बिजली के तारों पर प्लास्टिक का तार, प्लास्टिक का कवर, प्लास्टिक की कुर्सियाँ, बिजली के स्विच। इसमें हमें छांटना है कि कौन सी वस्तु थर्मोप्लास्टिक की है और कौन सी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की है, यानी पुनः नवीनीकरण किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, यह हमें अलग अलग छांट के लिखना है। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर है कि जिनका नवीनीकरण किया जा सकता है, प्लास्टिक के खिलौने बैग, प्लास्टिक के कटोरे, बिजली के तारों पर प्लास्टिक का जो आवरण होता है और प्लास्टिक की कुर्सियाँ, इन सबको हम पुनः नवीनीकरण कर सकते हैं या नए रूप में इनको हम ढाल सकते हैं। किंतु टेलीफोन उपकरण, कुकर के हैंडल, बॉल पॉइंट पेन, बिजली के स्विच, इन्हें हम पुनः नवीनीकरण नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बने होते हैं। तो ये एक बार जिस आकार में ढल जाते हैं तो उसी आकार में रहते हैं। ठीक, अब आइए अगले प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9,
राणा गर्मियों के लिए कमीज खरीदना चाहता है। क्या उसे सूती शर्ट या सिंथेटिक सामग्री से बनी शर्ट खरीदनी चाहिए? इनमें से कौन सी शर्ट उसे खरीदनी चाहिए, यह राणा को सलाह देना है। तो इसका उत्तर कि उसे सूती कमीज खरीदनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि कपास में सिंथेटिक कपड़ों की तुलना में ज़्यादा नमी धारण करने की क्षमता होती है और गर्मियों में हमें अत्यधिक पसीना आता है और सूती कमीज़ों में आसानी से वह सोख लिया जाता है। इसलिए हमें सूती कमीज़ों का उपयोग करने की सलाह राणा को देनी चाहिए। सिंथेटिक कपड़े जो होते हैं वो पसीने को नहीं सोखते हैं, बल्कि वो खुद गीले हो जाते हैं। इस तरह से हमें यह तुलना करके पता चलता है कि सूती कपड़े सिंथेटिक कपड़े की तुलना में ज़्यादा बेहतर होते हैं। इसलिए हमें सूती कमीज़ों को ही खरीदने की सलाह राणा को देनी चाहिए। प्रश्न नंबर 10, यह दर्शाने के लिए उदाहरण दीजिए कि प्लास्टिक प्रकृति में संक्षारक नहीं है। अर्थात असंक्षारक शब्द का मतलब है कि जो रासायनिक क्रिया करते हों। तो क्योंकि प्लास्टिक कई सालों तक ऐसे ही बिना किसी से क्रिया किए पड़े रह सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्लास्टिक प्रकृति में संक्षारक नहीं है। यह जल्दी गलते नहीं, टूटते नहीं और जल्दी ये ख़राब नहीं होते। कई वर्षों तक ऐसे ही ज़मीन के अंदर पड़े रहते हैं, इसलिए प्लास्टिक प्रकृति में संक्षारक नहीं है। जैसे प्लास्टिक के हम डिब्बों में कई सारी वस्तुओं को रख दें तो वो जल्दी प्लास्टिक के डिब्बे उन वस्तुओं से प्रतिक्रिया नहीं करते। दूसरा उदाहरण यह है कि नमी और हवा के संपर्क में आने पर इनमें कभी जंग नहीं लगता है। और तीसरा यह है कि लंबे समय तक खुले में रहने पर भी ये विघटित नहीं होते हैं। अर्थात प्लास्टिक जो है प्रकृति में संक्षारक नहीं है, वो जल्दी ख़राब नहीं होते, जल्दी गलते नहीं हैं, कई वर्षों तक वो ऐसे ही पड़े रहते हैं। प्रश्न नंबर 12, जहाँ तक हो प्लास्टिक से बचें, इस सलाह पर टिप्पणी करें। हमें इस पर एक लेख लिखना है कि जहाँ तक हो प्लास्टिक से हमें बचना चाहिए। तो इसका उत्तर है जहाँ तक हो प्लास्टिक से हमें बचना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक से बने पदार्थ गैर बायोडिग्रेडेबल होते हैं। प्लास्टिक के प्रयोग से पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जब प्लास्टिक को जलाया जाता है तो यह वातावरण में बहुत सारे जहरीले धुएं छोड़ता है। जहरीले धुएं को छोड़ता है जिससे वायु प्रदूषण होता है। ये प्लास्टिक सामग्री जब जानवर या गाय या अन्य कोई पशु खाते हैं तो उनके श्वसन तंत्र को ये क्या करते हैं, क्योंकि ये जल्दी गलते नहीं तो ख़राब कर देते हैं। इससे इन जानवरों की मौत हो जाती है। इधर उधर फेंकी गई प्लास्टिक की बेकार चीज़ें लापरवाही से गंदे पानी की नालियों और सीवरों में जाके वहाँ के सीवर और नालियों को जाम कर देती हैं, उन्हें ब्लॉक कर देती हैं। संक्षेप में कहें तो प्लास्टिक हमारे पर्यावरण के लिए उपयोगी नहीं है, इसलिए हमें प्लास्टिक की चीज़ों से बचना चाहिए। प्रश्न नंबर 13, कॉलम ए के पदों को कॉलम बी के द्वारा जो वाक्यांश दिए गए हैं उनमें हमें सही ढंग से मिलाना है। अर्थात जोड़ी मिलाने का काम यहाँ पे करना है कि जो शब्द इधर दिए गए हैं वो उधर के कौन सा कार्य करते हैं या किससे बनते हैं, उसमें हमें जोड़ी मिलाना है। तो इसका सही जो जोड़ी मिलाना है वो क्या होगा? पॉलिएस्टर जो है कपड़े आसानी से झुर्रियाँदार नहीं होते हैं, यानी झुर्रीदार नहीं होते, मुड़ते चिड़ते नहीं हैं जल्दी। दूसरा है टेफ्लॉन। तो टेफ्लॉन का क्या काम होता है? यह नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने में इसका प्रयोग होता है। फिर रेयान। तो रेयान कैसे बनता है? लकड़ी के गुदे का उपयोग करके इसको तैयार किया जाता है। और नायलॉन क्या है? तो नायलॉन का उपयोग पैराशूट और स्टॉकिंग्स बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। इस तरह से हमने आज यहाँ पे अध्याय 3 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक के सभी प्रश्न उत्तर को यहाँ पे हल किया है। इसे आप समझिए, पढ़िए और शेयर करना ना भूलें। लाइक करें, कमेंट करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।